चलिए, तो राज्यसभा के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने कल बता दिया था कि पार्लियामेंट में जो है वो 3 यूनिट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो रहेगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा रहेगा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हेडिंग बना लीजिएगा, दी राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो कल मैंने बताया था, राज्यसभा जो है इसको हम लोग वॉइस ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, राज्यों का आवाज, या फिर इसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, राज्यसभा को 3 चीजों से हम लोग संबोधन करते हैं। राज्यसभा जो है उसको हम लोग वॉइस ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और हाउस ऑफ स्टेट एल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमने कल समझ लिया था। नाउ राज्यसभा में लोग कैसे जाते हैं, इलेक्शन कैसे होता है। तो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन मेथड होता है राज्यसभा में, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन जो होता है राज्यसभा में जाने के लिए वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब हम और आप जो कॉमन पीपल्स है ना, वो वोट नहीं करते। मतलब राज्यसभा का अगर इलेक्शन हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली जाके वोट नहीं करेंगे कि अरे मैं जा रहा हूँ वोट करने, नहीं। ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भैया कौन करता है, कौन करता है वोटिंग इसमें, कौन करता है इसमें वोटिंग? तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमने अपने राज्य में विधायक बनाया है सर, एमएलए बनाया है। हर राज्य में एमएलए होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एमएलए होता है सर। तो हमने अपने अगल बगल का क्षेत्र के अनुसार अपना अपना मत देके विधायक बनाया है। वो विधायक लोग वो विधायक लोग इलेक्शन करते हैं और वो विधायक लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। हम नहीं चुनते हैं। हम किन्हें चुनते हैं? हम विधायक को चुनते हैं और विधायक लोग वोटिंग करके राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। दैट मीन्स क्या आप लोग डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स को चूज कर रहे हैं? नहीं। दैट्स वाई राज्यसभा में जो इलेक्शन हो रहा है पीपल्स का, वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग कौन करता है सर? इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग कौन करता है? तो एमएलए लोग करता है। कौन करता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, नाउ कौन कौन से, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक विधानसभा का करता है या फिर हर सब विधानसभा का करता है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, भारत में 28 स्टेट है सर। 28 स्टेट्स का, 28 राज्य का जो एमएलए हैं वो लोग वोटिंग करेंगे। प्लस प्लस दिल्ली दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, यहाँ पे भी सर विधानसभा है। ये दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी जो है, ये केंद्र शासित शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, परंतु इन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है। इन लोग का अपना अपना विधानसभा है। तो यहाँ के भी एमएलए लोग वोटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ के भी एमएलए लोग वोटिंग करेंगे। मतलब राज्यसभा का इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो जितना भी राज्य है, हमारे कंट्री में जितना भी राज्य है, उन हर राज्य का एमएलए लोग, और केंद्र शासित शासित प्रदेश का सिर्फ 3 जगह। कौन कौन सा? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी। इन 3 जगह का ही एमएलए लोग हिस्सा लेता है राज्यसभा का इलेक्शन में ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो किस तरह का इलेक्शन होता है, वो कौन से टाइप का इलेक्शन कहलाता है? ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या होता है सर? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
इस मेथड का यूज किया जाता है राज्यसभा का इलेक्शन के लिए। नाउ अब ये होता क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेथड क्या है, इस ये मेथड होता क्या है सर, इसको ये मेथड में होता क्या है? तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा हमें अलग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं अभी आपको डाइवर्ट नहीं करूंगा, इस चीज को ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज बस आप लोग याद रखेंगे कि इस टाइप के वोटिंग से राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और हिंदी में ही इसको क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, समझ में आया सभी को? इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है वो, उसमें सर हर राज्य का एमएलए लोग तो हिस्सा ले ही रहा है, लेकिन यूटी में कितना यूटी का, कौन कौन सा यूटी का एमएलए लोग हिस्सा ले रहा है? दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का और पुडुचेरी का। क्यों? क्योंकि यही तीन, भारत में यही तीन यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका अपना विधानसभा है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। चलिए, सुनिएगा ध्यान से। नाउ सर, एक बात बताओ, मैंने सुना है कि यूपी का जो राज्यसभा का जो सीट है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? मैंने सुना है कि झारखंड में तो सिर्फ बहुत कम है सर, 6 गो है शायद। ठीक है, झारखंड में बहुत कम है, बिहार में भी सर बहुत कम है, यूपी का इतना ज्यादा क्यों है? या फिर महाराष्ट्र का राज्यसभा का सीट इतना ज्यादा क्यों है? तो सुनिएगा ऐसा क्यों होता है। नाउ, अगर आप बड़े बड़े स्टेट्स को देखें, बड़े बड़े राज्य को देखें, जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे एमपी हो, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, और उन जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए संसद में उतना ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए सर ज्यादा आदमी न लगेगा। आप सोचिए ना, कि अगर 100 आदमी को रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम तो 10 आदमी चाहिए ना। अगर 50 आदमी को रिप्रेजेंट करना है तो 2 ही आदमी कर सकता है, लेकिन अगर 200 आदमी को रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम तो 10 आदमी चाहिए। दैट मीन्स व्हाट सर, राज्यसभा का जो सीट है, राज्यसभा का जो सीट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना जगह का पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन को एक पैरामीटर मानते हुए चौथे शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में हमने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है कि कितना स्टेट का क्या क्या सीट होगा, कौन कौन से स्टेट का कितना कितना सीट होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो इफ यू सी, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन सा स्टेट का कितना राज्यसभा का सीट होगा वहां से। और ये कौन से अनुसूची में लिखा गया है? ये चौथे अनुसूची में लिखा गया, फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया। जैसे आंध्र प्रदेश का 11 होगा, अरुणाचल प्रदेश का 1 होगा, असम का 7 होगा, बिहार का 16 होगा, छत्तीसगढ़ का 5 होगा, सर झारखंड का 6 होगा। ठीक है, यूपी का देखेंगे तो 31 है सर। ठीक है, तो कहीं का ज्यादा दिख रहा है, कहीं का कम दिख रहा है, ये तो गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है। मैंने आपको समझाया, ये गलत बात नहीं है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि देखा जाता है कि क्षेत्र के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, ज्यादा बड़ा क्षेत्र है, तो उस पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उस पूरे क्षेत्र को पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा आदमी लगेगा सर। दैट्स वाई हम लोग ज्यादा सीट्स देते हैं वहां से। ठीक है, और ये कौन से अनुसूची में लिखा गया, ऑलरेडी डिसाइड किया गया है कि कौन सा स्टेट से कितना राज्यसभा का सीट होगा, चौथे अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, चलिए। नाउ राज्यसभा, सर राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? तो राज्यसभा जो है, इसमें टोटल सीट है 250, 250। मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा के। आई रिपीट, मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकता है राज्यसभा में। इसमें से जो 12 सदस्य जो होता है, 12 मेंबर जो होता है ना, ये नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट होता है, और
238 जो मेंबर होता है ये इलेक्टेड होता है, ठीक है, ये इलेक्टेड होता है। आई रिपीट, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, कितने सीट्स हैं सर? 250 है, ठीक है, जिसमें से 12 गो जो सीट्स है, 12 गो जो मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, और 238 जो मेंबर्स है वो बाय इलेक्शन इलेक्ट किए जाते हैं, बाय इलेक्शन इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक और चीज पूछा जाता है कि करेंटली अभी अभी कितने सदस्य हैं, करेंटली अभी कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? तो करेंटली करेंटली 245 245 मेंबर्स है राज्यसभा का, राज्यसभा का 245 मेंबर्स है। टोटल कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है। और करेंटली आज के वक्त में कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स हैं। और सर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 12 मेंबर्स को, ठीक है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। वो अपना डिस्क्रिशन पावर यूज करके, ठीक है, वो अपना डिस्क्रिशन पावर यूज करके कि जो इन वो अपने डिस्क्रिशन पावर को यूज करके किसी को भी चूज कर सकते हैं जो कि आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, या फिर सोशल सर्विस में। आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, अगर इन चारों फील्ड में अगर कोई बंदा बहुत ही अच्छा कर रहा है तो प्रेसिडेंट साहब उसको नॉमिनेट करके बोल सकते हैं कि आइए, चलिए चलिए राज्यसभा में बैठिए आप। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर कौन से अनुच्छेद से आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 के तहत आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास अनुच्छेद 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत ये पावर है कि अगर कोई बंदा एक्सेलेंट वर्क कर रहा है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज, तो उसको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करके राज्यसभा में सीट दे सकते हैं, राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, नाउ जो राज्यसभा होता है, जो राज्यसभा होता है ये परमानेंट हाउस कहते हैं हम लोग इसको, परमानेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं सर? वाई इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस? इसको परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इट नेवर डिजॉल्व्स, इट नेवर डिजॉल्व्स, ये कभी खत्म नहीं होता, ये कभी इसका खंडन नहीं होता, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है, ये हमेशा चलते रहता है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है राज्यसभा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा का टर्म कितना होता है, राज्यसभा का टेन्योर कितना दिन का होता है, या फिर राज्यसभा का टर्म कितना दिन का होता है, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ये चलते रहता है सर, नेवर डिजॉल्व्स, इट नेवर डिजॉल्व्स, इसका कोई टर्म नहीं है, इट नेवर डिजॉल्व्स, ठीक है। परंतु अगर आपसे कोई पूछे एक राज्यसभा का मेंबर का कितना दिन का टर्म होता है, राज्यसभा का मेंबर का कितना दिन का टर्म होता है, वो कितने दिन तक राज्यसभा का मेंबर बना रह सकता है, तो 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष तक। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आप लोगों को कि राज्यसभा का जो सदन है, राज्यसभा जो सदन है, ये कितने साल के बाद भंग हो जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है सर, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये चलते रहता है, चलते रहता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ परमानेंट हाउस। परंतु जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका कितना वर्ष का टर्म होता है, वो कितने वर्ष तक मेंबर बने रहते हैं राज्यसभा का? तो 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष तक। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई बंदा राज्यसभा का मेंबर था और उसका 6 वर्ष खत्म हो गया है, ठीक है, वो अब राज्यसभा का मेंबर नहीं रहा, तो क्या वो फिर से राज्यसभा का मेंबर बन सकता है? क्या वो फिर से री इलेक्ट हो सकता है? क्या वो फिर से चयनित हो सकता है? क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो फिर से चयनित हो सके या फिर से नॉमिनेट हो सके? यस, द आंसर इज यस। द राज्यसभा मेंबर्स राज्यसभा मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड, वो फिर से इलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, एंड री नॉमिनेटेड। राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो फिर से इलेक्ट किए जा सकते हैं और फिर से नॉमिनेट भी किए जा सकते हैं,
ठीक है, अगर किसी का अवधि खत्म हो गया तो वो फिर से राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। इसका मतलब क्या, मतलब मैं फॉर एग्जांपल कि मैं राज्यसभा में था, मेरा 6 साल का अवधि खत्म हो गया, ठीक है? तो मैं क्या फिर से राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता हूँ? बन सकता हूँ। क्यों नहीं बन सकता हूँ? बन सकता हूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो आप लोग मुझे बताओगे कि किस अनुसूची में लिखा हुआ है, किस अनुसूची में ऑलरेडी कितने कितने सीट्स होंगे, व्हाट विल बी द डिवीजन ऑफ द सीट्स अमंग द स्टेट्स फॉर राज्यसभा। ये कौन से अनुसूची में लिखा हुआ है, कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? तो फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। एंड कैन यू गाइस टेल मी कि कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए? ठीक है, तत्काल टाइम पे कितने राज्यसभा के मेंबर्स हैं भारत में? करेंटली कितने हैं? 245। वेरी नाइस। चलिए सुनिएगा ध्यान से। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जा रहा हूं, ठीक है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं। एट द एंड ऑफ एवरी 2 इयर्स, एट द एंड ऑफ एवरी 2 इयर्स, हर 2 साल के खत्म होने के बाद, राज्यसभा में जैसे 2 साल खत्म होता है ना, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा गेट्स रिटायर्ड। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर रिटायर हो जाते हैं। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है सर, कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा विल गेट विल रिटायर। ठीक है, इसका मतलब क्या, सुनिएगा ध्यान से। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल से बता रहा हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, कि राज्यसभा में सर 3 टाइप के लोग हैं। वैसे लोग जो बहुत ही पुराने हैं, जो फॉर एग्जांपल लेट इट बी कि आज का टाइम, ठीक है, लेट इट बी आज का टाइम 2022, ठीक है, आज के जो मेंबर हैं। उसके बाद क्या होगा, 2024, उसके 2 साल बाद क्या होगा, 2026। ठीक है, तो कैसे चलेगा, सुनिएगा ध्यान से। अभी का टाइम पे सर 3 टाइप के लोग होंगे राज्यसभा में। 3 टाइप के लोग होंगे राज्यसभा में। एक ओल्ड, मतलब बहुत पुराना, मिडिल, जो ज्यादा पुराना नहीं है, अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा जो ज्वाइन किया था, और एक न्यू। 3 टाइप के सदस्य मिलेंगे अभी अभी के राज्यसभा में आपको। आप लोग एग्री करते हैं कि 3 टाइप के सदस्य आपको मिलेंगे? एक बहुत ही पुराना सदस्य जो जो आज से 6 साल पहले ज्वाइन किया होगा, मे बी आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया होगा। मिडिल एज वाले, जो मे बी 2 साल पहले ज्वाइन किया होगा, 3 साल पहले ज्वाइन किया होगा राज्यसभा। और न्यू, वो जो अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, अभी 5-6 महीना हुआ है, ठीक है, ज्वाइन किए हुए। ऐसे तीन तीन कैटेगरी के लोग होंगे सर राज्यसभा में। अब सुनिएगा, 2022 के शुरुआत के बाद 2024 जब आएगा, 2022 के 2 साल के बाद जब 2024 आएगा, तो सर ये जो ओल्ड वाले लोग हैं ना, ये जो ओल्ड सदस्य थे, वो क्या यहाँ पे रहेंगे? नहीं सर, आगे ना जैसे ही 2024 आएगा ना, ये ओल्ड वाले रिटायर कर जाएंगे। तो बचेगा कौन? मिडिल वाले और न्यू वाले। समझ में आया आप लोगों को? बचेगा कौन? मिडिल वाले और न्यू न्यू वाले। ठीक है, अब देखो, ये जो मिडिल वाले लोग थे, मतलब जो आज से 4 साल पहले ज्वाइन किए होंगे, 2024 के बाद 2 साल बाद किसको किसको नहीं समझ में आया? एक जन को नहीं समझ में आया, और ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला कि सर राज्यसभा में, आज के राज्यसभा में 3 कैटेगरी होगा। आज के राज्यसभा में 3 कैटेगरी के लोग होंगे, 3 टाइप के लोग होंगे। ठीक है, एक वैसे लोग जो बहुत ही ओल्ड मेंबर हैं, राज्यसभा के ओल्ड मेंबर हैं, मतलब आज से वो 5 साल पहले ज्वाइन किए होंगे राज्यसभा। ठीक है, और वो 1-2 साल में अब उनका रिटायरमेंट आने वाला है। ठीक है,
वैसे लोग होंगे, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे लोग होंगे जो मिडिल एज के मेंबर होंगे, जो मिडिल मेंबर होंगे, मतलब इनका ज्यादा अभी वक्त नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब ये हाल फिलहाल में ज्वाइन किए थे, मतलब 3 साल 4 साल हुआ है, अभी इनके पास टाइम है, 2 साल का अवधि हुआ है, अभी इनके पास टाइम है, उतना जल्दी अभी रिटायरमेंट का एज नहीं आया इनका। और वैसे होंगे जो अभी न्यूली ज्वाइन होंगे, न्यूली अभी ज्वाइन, अभी जब ज्वाइन किए थे राज्यसभा, तो इसको मैं एन नाम से बुलाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आज का डेट देखूं, तो आज के वक्त में कितने टाइप के मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे राज्यसभा में? सर ओल्ड भी देखने को मिलेगा, न्यू भी देखने, मिडिल भी देखने को मिलेगा, और न्यू भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही 2024 आएगा, मतलब 2022 के 2 साल बाद जैसे ही 2024 आएगा, तो मैंने क्या बोला कि एक तिहाई एक तिहाई मेंबर, एक तिहाई सदस्य जो है वो रिटायर कर जाएंगे। मैंने क्या बोला था, देखिए, बाई द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा विल रिटायर, एक तिहाई मेंबर रिटायर कर जाएगा। तो देखो 2022 में जितने मेंबर्स थे, उसमें से सबसे ओल्ड कौन था? ये वाला कैटेगरी। जैसे ही 2024 आएगा, ये पूरा वाला कैटेगरी क्या हो जाएगा सर? रिटायर कर जाएगा। तो 2024 में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो मिडिल वाले थे वो देखने को मिलेंगे, और जो न्यू वाले थे वो देखने को मिलेंगे। क्या ये ओल्ड वाला देखने को मिलेगा यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो टाइम आ गया था ना, ये तो अब रिटायर कर गया यहाँ पे। 2 साल बाद तो वो रिटायर कर गया, 2 साल के बाद तो वो रिटायर कर गया। नाउ इनके जगह में ये जो रिटायर किए, ये जो बंदे यहाँ पे रिटायर किए, इनके जगह में फिर से नए बंदे आएंगे, इनके जगह में फिर से नए बंदे आएंगे, जिसको मैं N1 से लिख रहा हूँ। इसके जगह पे फिर से न्यू बंदे आएंगे। अब क्या होगा? अब 2 साल बाद, मतलब 2026 में क्या होगा? ये जो इस कैटेगरी के बंदे थे, जो आज से 4 साल पहले ज्वाइन किए थे, ठीक है, इस कैटेगरी के जो बंदे थे, अब इनका रिटायरमेंट आ जाएगा, अब ये रिटायर कर जाएंगे, मतलब बचेगा कौन? सिर्फ एन बचेगा, और इनके जगह पे जो री इलेक्ट होके आए थे दूसरे लोग, जो जिन्होंने उनको रिप्लेस किया था, N1 लोग बचेंगे। अब मान लो कि ये रिटायर कर गया, तो इसके जगह भी तो लोगों को लाना पड़ेगा ना। वो पुराने मेंबर रिटायर कर गए, तो नए मेंबर को लाना पड़ेगा ना। तो इसके जगह में फिर से यहाँ पे नए मेंबर लाएंगे, जिसको मैं N2 से लिख रहा हूँ, N2 से लिख रहा हूँ। अब जैसे ही 2028 आएगा, जैसे ही 2028 आएगा, फिर सर ये रिटायर कर जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप रिटायर कर जाएगा, फिर उसके जगह पे नया ग्रुप आएगा। तो ऐसे ही चीजें चलते रहती हैं। दैट्स वाई राज्यसभा जो है ना, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, वो सालों साल चलते रहता है। क्यों? क्योंकि सर राज्यसभा में 1/3, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी, बाय द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर कर जाते हैं, ठीक है, और उनके जगह पे न्यू मेंबर्स आते हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि सर यहाँ पे कौन से राज्य से न्यू मेंबर आएगा? तो जिस राज्य के मेंबर रिटायर किए उस राज्य से आएगा। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि यहाँ के जो मेंबर थे ना, यहाँ पे जो मेंबर थे वो झारखंड से थे, झारखंड से दो, झारखंड से दो, महाराष्ट्र से 3, इस साल के बीच में इन 2 स्टेट से मेंबर्स रिटायर कर गए। अब उनके जगह को फिल करने के लिए कहाँ से मेंबर आएगा? सर झारखंड से आएगा और महाराष्ट्र से आएगा। और झारखंड और महाराष्ट्र से कैसे चुना जाएगा, कैसे इलेक्शन किया जाएगा? तो मैंने बताया आप लोगों को, बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संग, ये वाला चीज, ठीक। चलिए, तो दिस इज द फैक्ट, दिस इज वन वन फैक्ट, दिस इज वन फैक्ट जिसको आपको याद रखना है, ठीक है सर, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, नाउ सुनिएगा ध्यान से। एक बंदा है सोनू, ये जो है राज्यसभा का मेंबर है। सोनू जो है ये राज्यसभा का मेंबर है। कितना साल का टर्म है इसके पास? कितने साल तक ये राज्यसभा का मेंबर बना रह सकता है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कितने साल तक बना रह सकता है? सर 6 साल तक। पर बीच में ही क्या हुआ ना, सोनू का मन कर गया कि ये रिजाइन कर दे, सोनू का मन कर गया कि ये रिजाइन कर दे। सोनू का मन किया कि ये अब राज्यसभा में नहीं चला जाए, अब ये छोड़ छाड़ दे सब कुछ, ये पॉलिटिक्स को छोड़ दे, मतलब सम अदर प्रायोरिटी आ जाए।
जीवन में कुछ अदर अदर प्रायोरिटीज आ जाए इसके, ये बोले कि नहीं अब मुझे नहीं करना। 2 साल हुआ, मतलब सोनू लेट इट बी कि 2.5 साल तक काम किया राज्यसभा के मेंबर रह के, उसके बाद इसका मन भर गया, मतलब मन नहीं कर रहा, हम रिजाइन कर देंगे, मन नहीं कर रहा है, मेरे लाइफ में कुछ अदर प्रायोरिटीज आ गई, मैं कुछ और चीजें करूंगा। या फिर सोनू भैया का गलती से मतलब देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। या फिर सोनू भैया कुछ गलत चीजें करते हुए पकड़ा गए, मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, लेट इट बी की करप्शन वगैरह में, या फिर कोई प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हुए पकड़ा गए, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में पकड़ा गए। ठीक है, अगर इन सब चीजों में अगर ये सब कंडीशन आ जाए, लेट इट बी रेजिग्नेशन या फिर अदर प्रायोरिटीज, या फिर उनका देहांत हो जाए, या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो जैसे ही ये 2.5 वर्ष तक सेवा देंगे अपना, लेकिन सर बाकी का तो 3.5 साल खाली रह गया। टोटल कितना देना था इनको? 6 साल देना था, परंतु ये 2.5 साल में ही कट लिए, 2.5 साल में ही इनका सब हो गया। 2.5 साल के बीच में इन्होंने बोला अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो सर 3.5 साल का इनका, इनके वजह से जो 3.5 वर्ष का जो वैकेंसी क्रिएट हो गया, 3.5 वर्ष का जो वैकेंसी क्रिएट हो गया राज्यसभा में, इसको फील कौन करेगा, इसको भरेगा कौन? तो क्या होता है पता है, लेट इट बी की सोनू साहब जो थे वो झारखंड से थे, ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो झारखंड के एमएलए लोग को बोलेगा, अरे अरे सोनू तो छोड़ के चला गया, आप लोग को फिर से एगो आदमी को भेजना पड़ेगा। तो झारखंड के एमएलए लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं, एक और नया आदमी को भेज रहे हैं राज्यसभा। ठीक है, लेट इट बी कि मोनू सेलेक्ट हो गया, मोनू इलेक्ट हो गया, और मोनू को जगह में, सोनू के जगह में मोनू को भेज दिया गया राज्यसभा में। नाउ टेल मी, राज्यसभा में मोनू का कितना दिन का टर्म होगा? मोनू का कितना दिन का टर्म होगा? सर सोनू ऑलरेडी 2.5 साल कर चुका था, ध्यान से सुनिए, सोनू ऑलरेडी 2.5 साल कर चुका था, और सोनू के बदले, सोनू के बदले आया मोनू। तो सर सोनू का कितना साल का टर्म बाकी था? 3.5 साल का, 3.5 साल का। तो मोनू का भी कितना टर्म हो जाएगा? 3.5 साल। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर अचानक से सोनू का जो सीट था ना, वो वैकेंट हो गया, और ऐसे वैकेंसी को क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। इसको क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी को मेंटेन करने के लिए सर हमने मोनू को बुलाया, हमने मोनू को बुलाया उसी स्टेट के, लेकिन सर इसका मोनू का इस वक्त टर्म कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। क्यों 3.5 हो जाएगा? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, चीजों को एकदम स्थिति पूर्वक चलाने के लिए इस प्रणाली का यूज किया जाता है। मतलब एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि कभी भी कैजुअल वैकेंसी का, कैजुअल वैकेंसी हो गया, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी का केस समझ लिया आप लोगों ने कि कोई रिजाइन कर दे, या फिर कोई अदर प्रायोरिटीज आ जाए, या फिर उनका देहांत हो जाए, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो कैजुअल वैकेंसी हो जाता है सर। और कैजुअल वैकेंसी के वक्त अगर कोई राज्यसभा का मेंबर उनके जगह में आता है, तो उनका कितना ज्यादा, उनका कितना टर्म होगा? जो नया आदमी आया उनका कितना टर्म होगा? उनका उतना टर्म होगा जितना पहले वाले का टर्म बाकी था। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सोनू 4 साल का टर्म पूरा कर चुका रहता और उसके बाद उनका देहांत हो जाता, तो मोनू का कितना साल का टर्म होता? मोनू का कितना साल का टर्म होता? 2 साल का। समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक मंथ बाकी रहता, एक, हाँ तो एक मंथ रहता, एक मंथ रहता, एक एक महीना रहता। ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है ना, ताकि जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है, जो प्रोसीजर हमने डिसाइड किया कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर कर जाएगा, ये क्राइटेरिया सही सुचारू रूप से चलते रहे, ये सुचारू रूप से चीजें चलती रहे, इसलिए हमने ये चीज डिसाइड किया है। समझ में आया? अगर एक महीना भी, 15 दिन भी बाकी रहेगा ना, तो 15 दिन के लिए मोनू को बुलाएंगे हम लोग, और उसका 15 दिन क्या रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल वैकेंसी।
समझ में आया आप लोगों को? अब कल मैं बात कर रहा था, आप लोगों को याद है कल मैं बात कर रहा था कि जो पावर है लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा का, वो ऑलमोस्ट सेम है। किसी को याद आ रहा है? कल मैंने ये चर्चा किया था, जो पावर है लोकसभा और राज्यसभा का वो ऑलमोस्ट सेम है। ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, उसके जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा का, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कभी कभी ना हम लोग के मन में आता है, अरे राज्यसभा जो है ना इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लोकसभा जो है उसका ज्यादा वैल्यू है, लोकसभा का ही वैल्यू है। परंतु ऐसा नहीं है सर, राज्यसभा का भी प्रॉपर वैल्यू है। क्यों? भारत में हम लोग यूज करते हैं फेडरलिज्म का, भारत में हम लोग यूज करते हैं फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म मतलब सर संघ, संगनात्मक शैली का यूज करते हैं, संघ का यूज करते हैं हम लोग। भारत में फेडरलिज्म है, ठीक है, भारत में फेडरेशन है, संघ है, संगनात्मक शैली का यूज कर रहे हैं हम लोग भारत में। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है सर? फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि दो सरकार होगा, दो लेवल का सरकार होगा, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। फेडरेशन का मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मतलब आप लोगों को याद नहीं होगा। अगर मैं एक वर्ड बोल दूं दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट विथ अ यूनिटरी टिल्ट, किसी को नहीं समझ में आएगा। क्यों? मतलब उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जो मेरे साथ पुराने मेरे साथ थे, उन लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया कभी, कभी टाइम ही नहीं दिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस चीज को तो अभी मैं उस चीज को समझा नहीं सकूंगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन का मतलब बस यही होता है ना कि पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो लेवल का गवर्नमेंट बनाया जाता है, एक राज्य लेवल का, स्टेट लेवल का, और एक केंद्र लेवल का। ठीक है, स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं। तो भारत में भी सर ऐसा सिस्टम है, भारत में भी ऐसा सिस्टम है, भारत में भी ऐसा सिस्टम है। और जो सर लोकसभा है ना, लोकसभा है ना, ये बेसिकली सेंटर सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। परंतु जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा है ना, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये स्टेट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, राज्यों के द्वारा चलाया जा रहा है। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट क्लास, मैंने आपको बताया था राज्यसभा जो है, राज्यसभा जो है, ये वॉइस ऑफ स्टेट है, राज्यों की आवाज है सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो लोग चयनित होके आ रहे हैं, वो किसके द्वारा चयनित हो रहे हैं? एमएलए के द्वारा। और एमएलए कहाँ का होता है? राज्य का होता है। कैन यू इमेजिन इट? कैन यू फील इट? मतलब सर राज्यसभा जो है, ये भी भारत के फेडरेशन का हिस्सा है। और फेडरेशन जो है ना, ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। मतलब ये मूल रूप से भारत का ढांचा का हिस्सा है, और इसीलिए फेडरेशन चीज को हम लोग कभी हटा नहीं सकते भारत से। और इसीलिए हम लोग राज्यसभा को कभी भी हमारे सिस्टम से हटा नहीं सकते। हमारा, अभी फॉर एग्जाम्पल सोचिए ना, लोकसभा का कभी माइंड खराब हुआ, वो बोला नहीं राज्यसभा जैसा कुछ नहीं होगा, अब हटा दो राज्यसभा को, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है सर, इट इज द पार्ट ऑफ आवर फेडरेशन। एंड फेडरेशन जो है, ये फेडरलिज्म जो है, ये संगनात्मक शैली जो है, ये हमारे भारत का मूल ढांचा है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज रिटन इन द बेस, इट इज एक्सेप्टेड अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा जो है उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता लोकसभा के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा। ठीक है, और सर कोई भी बिल अगर पास करना हो ना, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों का परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, यूनियन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता विदाउट पासिंग इट फ्रॉम द राज्यसभा। यूनियन गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता अगर, जब तक वो राज्यसभा से उन चीजों को पास नहीं करवा लेता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ सर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ना कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये अनुच्छेद 84 में लिखा गया है। आर्टिकल 84 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, तो क्या क्या पैरामीटर्स को उसे पास करना पड़ेगा, क्या क्या पैरामीटर्स को उसे फॉलो करना पड़ेगा, व्हाट क्वालिफिकेशन ही और शी मस्ट एक्वायर और मस्ट हैव। तो ये लिखा हुआ है
अनुच्छेद 84 में, 84 आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दैट इफ अ पर्सन वांट टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा देन ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब मैं भारत का नागरिक हूं, मैं अगर चाहता हूं कि राज्यसभा में जाके मेंबर बनूं तो मैं बन सकता हूं। पहला पैरामीटर क्लियर है, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या है, पहला क्वालिफिकेशन क्या है राज्यसभा का मेंबर बनने का? दैट अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, अगर आप काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं देन योर एज शुड नॉट बी लेस देन 30। आपका जो उम्र है वो 30 साल से 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, वो 30 साल या फिर 30 साल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं सर, कल बताया था मैंने आपको। तो दो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। पहला क्वालिफिकेशन क्या कि आप भारत के नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और दूसरा आपका एज जो हो वो 30 साल या 30 साल से ज्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा पार्लियामेंट और भी डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाती है कि ये चीजें भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं। तो उन सब लॉज को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो इन सब क्वालिफिकेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड क्वालिफिकेशन टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये और ये लोकसभा के लिए भी सिमिलर है, सेम है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग सिमिलर, सेम है। बस लोकसभा के लिए क्या होता है, आपका उम्र 25 साल हो जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम है। तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहती हैं या फिर चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशंस, कुछ क्वालिफिकेशंस के ऊपर खड़े खड़े उतरना पड़ेगा। वो क्वालिफिकेशंस कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 84 में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सबको समझ में आया? सर कुछ कुछ ना डिसक्वालिफिकेशंस भी होता है। मतलब अगर कोई मेंबर अगर कोई मेंबर बन गया अगर कोई मेंबर बन गया राज्यसभा का, तो बनने के बाद भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जैसे मैं एक रेस में भाग रहा हूँ, भागते भागते मैं चीटिंग करने लगूं, मैं उस रेस में भी भागते भागते चीटिंग करने लगूं, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा रेफरी, बोलेगा नहीं तुम जाओ, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है सर राज्यसभा के मेंबर लोग के साथ भी, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लिखा हुआ है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है, ठीक है। और लोकसभा के लिए भी सेम है, ठीक है। लोकसभा का भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 102 ही है, ठीक है। अब दोनों याद रख सकते हैं, मैं बाद में वैसे लोकसभा में भी बताऊंगा, पर मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि लोकसभा के लिए भी सेम है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं राज्यसभा का मेंबर बन गया, ठीक है। मेंबर बनने के बाद पता चलता है कि मैं तो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूँ, मेरा खदान है बहुत बड़ा बड़ा, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा इधर ईंटा मिल चल रहा है, उधर ये मिल चल रहा है, वो मिल चल रहा है, मतलब बहुत सारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है मेरे पास। तो अगर ऐसा पता चल गया ना कि मेरे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो मेरा जो राज्यसभा का जो सदस्यता है ये छीन लिया जाएगा मेरे से, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पहला पैरामीटर क्या है कि अ पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए राज्यसभा के मेंबर्स को। दूसरा, अब राज्यसभा का मेंबर हम बन गए, अब पता चलता है कि हम तो पगला निकले, हम राज्यसभा में पहुंच गए और पूरा हम चिल्लाने लगे, अरे तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, मतलब झूठे चिल्ला रहे हैं। मतलब मेरा माइंड जो है सर वो अनसाउंड है, मैं पागल हूँ, ठीक है। मैं सही टाइप से सही तरीके से स्टैंड नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। मैं कंपेटेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो सबको तो लगेगा अरे ये तो पागल है, इसको कैसे राज्यसभा का ये मिल गया। तो उस वक्त भी मेरे से राज्यसभा का सदस्यता छीना जा सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तो भी छीना जा सकता है। अगर सिद्ध हो जाता है कि मैं जो हूँ वो मैं जो हूँ वो सिटीजन, इंडिया का जो सिटीजनशिप है ना वो मैं छल से प्राप्त किया हूँ, ठीक है। या फिर मैंने भारत का सिटीजनशिप छोड़ दिया है और जाके मैं बैठ गया हूँ अब यूएसए में, यूएसए का सिटीजनशिप मैंने ले लिया, तो उस वक्त भी मेरे से छीन लिया जाएगा मेरा राज्यसभा का सदस्यता। तो दीज आर सम डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए और लोकसभा के मेंबर्स के लिए। बोलिए। ओके, so these are the disqualifications, okay, which is written in article 102. Next, so
ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का चर्चा मैंने कर लिया। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग सर, कोई भी कंपनी होता है ना, कोई भी कंपनी होता है ना, उस कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ना उस कंपनी का, वो लोग सोच कोशिश करेंगे कि भैया जितने भी लोग हैं उस कंपनी में, वो कोई ना कोई रूल को फॉलो करें, कोई ना कोई मेजर्स को फॉलो करें। हर चीज सुचारू रूप से चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सर राज्यसभा भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, राज्यसभा भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रूल बुक है सर। राज्यसभा को चलाने के लिए एक रूल बुक है जिसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जिसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा को चलाने के लिए एक रूल बुक है। उस रूल बुक का क्या नाम है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये सर इसमें सब रूल्स लिखा हुआ है कि कैसे करके अगर ये स्थिति आ गया तो राज्यसभा में क्या करना है, ऐसा हो गया तो क्या करना है, हर एक चीज लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ने का इच्छा हो तो मात्र 200 पेज का पीडीएफ है, आपको राज्यसभा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो प्रोसीजर है, राज्यसभा का जो सेशन सुचारू रूप से चलाया जाता है, कौन से रूल बुक को फॉलो किया जाता है? रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब तो आप लोगों को पता है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ सर, कौन किसका ये जिम्मेदारी है, किसका ये जिम्मेदारी है कि वो राज्यसभा में, किसका जिम्मेदारी है कि वो राज्यसभा में रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही रूप से इंप्लीमेंट करवाए? तो ये जिम्मेदारी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जो उस सदन का चेयरमैन है या फिर स्पीकर है, उसका ये जिम्मेवारी है। इट इज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस रूल को, इन जितने भी रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाए। ठीक है, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ राज्यसभा। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, इनका क्या क्या रोल होता है। इसके अलावा हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि कोरम क्या होता है। इसके बाद हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे कि अगर वैकेंसी क्रिएटेड होता है तो कैसे चीजें हो पाती हैं। और कल हमारा राज्यसभा खत्म हो जाएगा और कल ही हमारा लोकसभा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट।